हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हमने पहला जो था हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने आपको बता दिया था कि ये बहुत ही लार्ज फोर्स होता है, लार्ज डिस्टेंस का फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने बताया था ना, ये एक तो पहली बात अट्रैक्शन फोर्स होता है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, ये हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ही लगेगा। अब तो छोटे मास की चीज़ें हैं उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और बहुत बड़े मास वाली चीज़ें हैं उनके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जैसे मैंने बताया था कि आपके इस यूनिवर्स में जो भी आपके जैसे आपके जो सैटेलाइट्स हैं, चाहे मून्स हैं, चाहे ये स्टार्स हैं, सब एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। ये क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है। मतलब सोचो सन कितना दूर है, अर्थ कितना दूर है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जो हमारा कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये लॉन्ग डिस्टेंस फोर्सेस होते हैं। ओके, तो हमने इसके बारे में बात कर ली थी और ये हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब इसमें कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम लोग जब कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे जैसे कोई पुश या पुल, आपको पुश करना है या पुल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टच करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी फोर्स अप्लाई कर पाओगे। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ये आपका कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था, क्या यहाँ पे कोई कांटेक्ट है क्या, अर्थ और सन के बीच में क्या कोई कांटेक्ट है, नहीं है। सन कहाँ अर्थ कहाँ, लेकिन इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। उसी फोर्स के कारण अर्थ क्या कर रही है, सन की चारों तरफ चक्कर लगा रही है और अपनी एक्सिस पे भी घूम रही है। इसकी वजह से क्या होता है कि सारी चीज़ें हो पा रही हैं, चल पा रही हैं, लाइफ इसी की वजह से एग्जिस्ट कर पा रही है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम इस अर्थ पे नहीं चल पाते। अगर ये अर्थ का ग्रेविटी नहीं होता तो क्या हम अर्थ पे खड़े हो पाते, नहीं। तो ये है तभी यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है। ओके, तो चलिए अब हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जो दूसरा हमारा है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा हमारा क्या है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब ये क्या होता है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। जैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो किसके ऊपर लग रहा था, जिनके पास मास था। जिन ऑब्जेक्ट्स के पास मास होता है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि ये उन ऑब्जेक्ट्स के पास पेपर लगता है जिसके पास क्या होता है, चार्ज होता है। ओके, चलो डेफिनेशन लिख लो। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी, the force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. Is known as electrostatic force. मतलब ये दो चार्ज्ड बॉडी के बीच में या एक चार्ज एक अनचार्ज्ड बॉडी के बीच में फोर्स जो काम करता है वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था वो केवल अट्रैक्टिव फोर्स था, लेकिन ये फोर्स जो होता है
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इज attraction as well as repulsion force। ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों टाइप का फोर्स होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, केवल अट्रैक्टिव फोर्स था, लेकिन ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्स होता है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज जानो कि अगर सेम टाइप के चार्ज मिलेंगे between same charges there is a repulsive force। अगर सेम टाइप के चार्जेस हैं तो वहां पे क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। बिटवीन अनलाइक चार्जेस there will be attractive force। देखो मैंने बताया कि जब सेम टाइप के चार्जेस आप लोगे तो वहां पे रिपल्सिव फोर्स होगा, और जब अपोजिट टाइप के चार्जेस लोगे तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इतना नोट कर लो तो मैं आपको समझाता हूं कैसे। नोट करो बच्चों। हो गया? देखो बच्चों, जैसे मान लो आपने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया। जैसे कि आपको पता होगा चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज लिया या निगेटिव चार्ज लिया, ये तो पहली हो गई। ये क्या हो गया, सेम टाइप के चार्जेस। और दूसरा क्या होगा, अनलाइक। दूसरा क्या होगा, अनलाइक चार्जेस। अनलाइक में क्या होगा, जैसे एक तो आपका पॉजिटिव हो जाए, दूसरा क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। या ये कह सकते हो कि पहला निगेटिव हो जाए, दूसरा पॉजिटिव हो जाए। ठीक, तो अब देखो होगा क्या, जब दोनों सेम टाइप के चार्जेस होंगे, पॉजिटिव या निगेटिव, तो ये हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। ठीक, ऐसे यहाँ पे भी होगा, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। कौन सा फोर्स वर्क करेगा, रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। लेकिन जब आपने अनलाइक चार्जेस ले लिए, अनलाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, एक निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करना चाहते हैं। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। ये आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। ठीक है, बना लिया बच्चों? ओके, अब देखो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, दिस फोर्स is also acts from a distance।
ये भी फोर्स जो होता है एक डिस्टेंस से एक्ट करता है, सो इट इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या होगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। ठीक है, क्या होगा? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। A body with electrostatic charge, a body with electrostatic charge can either attract or repel. Attract और repel, या तो ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे एंडर चार्ज्ड बॉडी को। एंडर चार्ज्ड बॉडी को ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है इज यूज टू सेपरेट, इसका यूज कहाँ किया जाता है? लिख लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is used to separate solid pollutants separate solid pollutants from smoke given out from factories, from smoke given out from factories. Out from factories. देखो इसका जो यूज़ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ये कहाँ पे यूज है? जैसे जो फैक्ट्रीज से जो धुआं निकल रहा है उसमें जो सॉलिड पॉल्यूटेंट्स हैं उसको ये निकालने का काम करता है, सेपरेट करने का काम करता है। अब देखो इसको नोट कर लो बच्चों, फिर मैं आपको बताता हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका आप एग्जांपल आपके आसपास कहां मिलेगा। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? ओके, देखो इसको ऐसे समझो जैसे आप लोग ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत किए होंगे, आपने कागज़ के छोटे टुकड़े लिए, उसको अपने टेबल पे गिरा दिया। अब आप एक क्या लेते हो? एक स्केल लेते हो प्लास्टिक की, उसको आप अपने ड्राई हेयर से रब करते हो और उस कागज़ के टुकड़ों के पास ले आते हो तो कागज़ के टुकड़े उससे चिपक जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं भाई? ये क्यों होते हैं? क्योंकि जब आपने इसको रब किया अपने सर से, अपने बालों से जब इस स्केल को रब किया तो क्या हुआ? ये चार्ज हो गया, इसके पास कुछ चार्ज आ गए, रब करने के कारण इसके ऊपर कुछ चार्ज आ गए। अब ये चार्ज बॉडी है और जो कागज़ के पार्टिकल्स हैं, जो छोटे टुकड़े हैं, वो अनचार्ज हैं। तो एक चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, तो अट्रैक्शन की वजह से ये क्या करता है? चिपक जाते हैं। लेकिन अगर उन्हीं चार्ज स्केल को अगर आप अपने हाथ के जो रोए हैं उनके पास ले आओगे तो देखोगे ये खड़े हो जाते हैं, तो ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसका दूसरा एग्जाम्पल जैसे आप लोग ये करके देख सकते हो कि जैसे आपने बैलून फुलाया, आपने बैलून फुला लिया, उसको अपने हेयर से रब करिएगा और दे जाके दीवार पे चिपका दीजिएगा, चिपक जाएगा। कुछ देर के लिए चिपकेगा लेकिन चिपक जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही आपने इसको रब किया उसके पास क्या हो गया? चार्ज आ गया। अब वो ये क्या है? न्यूट्रल बॉडी है, इसको अट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से इस पर ये चिपक जाता है। तो इसको एग्जाम्पल्स में लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विथ सिल्क और हेयर, व्हेन अ
plastic comb rubbed with hair it can pick up small bits of paper or silk, या सिल्क से आप रगड़ लो, it can pick small pieces of paper, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। ये क्यों कर पा रहा है भाई, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को क्यों अट्रैक्ट कर पा रहा है? दिस इज बिकॉज द कॉम्ब एक्वायर्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस इज बिकॉज कॉम्ब हैज एक्वायर्ड an electric charge because of which it can exert a force। तो इसी के कारण वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करता है, because of which it can exert a force called इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था वो बहुत ही वीक फोर्स होता है, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे लगता है लेकिन बहुत वीक होता है। ये क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स पे बीच लगता है, बहुत कम डिस्टेंस के बीच लगता है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है। इसको तोड़ना उतना आसान काम नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर। सॉरी, चलिए अब हम तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा अपना क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड क्या है हमारा, मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड क्या है भाई हमारा, मैग्नेटिक फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेट्स एक्सर्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑन अदर मैग्नेट्स। जो मैग्नेट होते हैं दूसरे मैग्नेट या मेटल की बॉडी पे दूसरे मैग्नेट के ऊपर एक अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स एक्सर्ट करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और ये भी क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स मतलब लोहे के छोटे छोटे टुकड़े, आयरन फिलिंग्स, नेल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। नेल्स मतलब कील, लोहे की कील, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। ये इन ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को मेड ऑफ आयरन, स्टील, स्टील के बने हुए चीज़ों को, निकेल एंड कोबाल्ट, निकेल एंड कोबाल्ट। ये क्या करता है, इन जैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो मैग्नेट करता क्या है, मैग्नेट एक्सर्ट्स अ फोर्स, मैग्नेट एक फोर्स एक्सर्ट करता है, कहाँ पे, ये किस टाइप का, ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन
मैग्नेट क्या करता है, एक्सर्ट करता है एक फोर्स, ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है ऑन अदर मैग्नेट्स, दूसरे मैग्नेट के ऊपर। जैसा कि आपको पता भी होगा कि अगर एक चुंबक लिया आपने उसको तोड़ दिया तो अब चुंबक में नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाते हैं। अगर नॉर्थ नॉर्थ पास लाएंगे तो रिपेल करेंगे, साउथ साउथ पास लाओगे तो रिपेल करेंगे, नॉर्थ साउथ पास लाओगे तो अट्रैक्ट करके चिपक जाएंगे। तो वही चीज़ है, ठीक है। तो ये मैग्नेट जो फोर्स लगाता है इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। जो चुंबक जो फोर्स लगाता है इसी को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स कैन एक्ट मैग्नेटिक फोर्स कैन एक्ट फ्रॉम डिस्टेंस। ये भी क्या होता है, कुछ डिस्टेंस से ये फोर्स एक्सर्ट करता है। सो दिस इज ऑल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दिस इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसकी वजह से ये क्या है, ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। ये हो गया बच्चों, तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं और एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, तो हमारा ये फोर्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। हो गया, इरेज कर दिया जाए, ओके। चलिए बच्चों, अब अगली हेडिंग देखिए और लास्ट, ये इस पार्ट का लास्ट टॉपिक है, लिखेगा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये एग्जाम में आपसे पूछता है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास और वेट के बीच में क्या बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है, डिफरेंस बताना है। तो हम लोग कॉलम वाइज इसको कर लेते हैं। तो एक तरफ कॉलम बनाइएगा मास का और दूसरे तरफ बनाइएगा वेट, ठीक है। ये एग्जाम में बच्चों आपसे पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम लोग इसको डिफरेंस देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है। देखो, जो मास होता है ये क्या होता है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पजेस्ड बाय ए बॉडी। एक बॉडी में कितना मैटर है ये वो बताता है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। It is the quantity of matter possessed by a body. Possessed by a body. बॉडी में कितनी क्वांटिटी है, कितना पजेस कर रही है, इसी को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एम। रिप्रेजेंटेड बाई एम, इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दूसरा लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इधर चलते हैं। अब देखो वेट क्या होता है, वेट होता है फोर्स, ठीक है। जैसे ये क्या है, कितना मैटर है उसमें ये बताता है, लेकिन वेट क्या बताता है, इट इज द फोर्स। इट इज द फोर्स विथ विच a body is attracted, which a body is attracted। एक बॉडी जो अट्रैक्ट होती है टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, टू द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट होती है वो हमारा क्या होता है, वेट होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई
रिप्रेजेंटेड बाई फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या होता है mg, m इंटू जी। ये हमारे दो डिफरेंस हो गए। तीसरा डिफरेंस, चलो भाई तीसरा डिफरेंस क्या होता है, मास इज कांस्टेंट क्वांटिटी एंड इज सेम एवरीवेयर। अ मास is a constant quantity, is a constant quantity, constant quantity and is same everywhere। और ये हर जगह के लिए क्या होती है, सेम होती है। मास कभी भी चेंज नहीं होता है, किसी भी बॉडी का मास कभी भी चेंज नहीं होता है, लेकिन वेट जो होता है इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्लेस टू प्लेस ये चेंज होता है एज चेंजेस इन जी। जैसे जैसे जी में चेंज होगा ऐसे ऐसे एम जी भी बदलता जाएगा। आपका वेट बदलता है लेकिन मास कहीं चेंज नहीं होता है। आप यहाँ आपका मास जितना यहाँ होगा उतना ही मून पे होगा, उतना ही भी सन पे होगा, उतना ही और भी प्लैनेट्स पे होगा, लेकिन आपका वेट चेंज होता जाएगा। हर जगह वेट अलग अलग होगा। अगला चलिए नेक्स्ट क्या होगा, मास इज नेवर जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मास इज नेवर जीरो। मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन किसी बॉडी का जो वेट होता है, वेट ऑफ द बॉडी इज जीरो। ये जीरो हो सकती है, कहाँ होती है, सेंटर पे। सेंटर जहाँ पे जी क्या होता है, जीरो। सेंटर पे जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होती है, इसलिए वहाँ पे आपका वेट भी क्या होगा, जीरो होगा। वहाँ पे आपका कोई वेट नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा भाई, इसका जो यूनिट होता है, इट्स यूनिट इज केजी। इसका यूनिट क्या होता है, केजी होता है। लेकिन इसका यूनिट क्या होता है भाई, इट्स यूनिट इज न्यूटन। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन, क्योंकि वो फोर्स होता है। एक लास्ट डिफरेंस लिख लेते हैं। ये जो हमारा होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और ये क्या होती है भाई, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक, तो ये हमारे क्या थे, सर्टेन डिफरेंसेस थे। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। ये 6 डिफरेंस हो गए। आपको ये याद रखने हैं। कम से कम 4 आप लिख देंगे तो भी आपको पूरा के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आपको 6 नहीं लिखने हैं, कोई भी 4, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 6 लिख सकते हैं आप। एग्जाम्स में आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये जो बेटा हमारा फोर्स था टॉपिक, ये फोर्स यहीं पे हमने हमारा ख़त्म हो गया। इसमें हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा। ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या थे, ये सब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस थे। ठीक है, तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। और फिर अगली क्लास से हम लोग जब मिलेंगे तो अब हम लोग प्रेशर, जो इसका अल्टरनेट एक टॉपिक है, फोर्स एंड प्रेशर था, तो फोर्स तो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो उसको हम लोग अगली क्लास से देखते हैं। तो आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिएगा।